हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी के सभी एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। अभी लेटेस्ट चल रहा है आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का बैच 2024 के लिए। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को लाके और आपको बहुविकल्पीय माध्यम से क्विज करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है। तो जो भी मेरे में स्टैटिक जीके के लिए और हिंदी ग्रामर की क्लास अगर जो आप चाहेंगे तो आपको चलाया जाएगा, आपकी डिमांड क्लास होगी तो ज़रूर हिंदी ग्रामर की जो क्लास है आपको दी जाएगी ऐसे ही। तो जिनको चाहिए वो कमेंट में ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आपको क्लास दी जाएगी। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है दोस्तों। तो सूर्य के प्रकाश से हमें जो विटामिन प्राप्त होता है उसका नाम है विटामिन डी। ठीक है। देखिए, जो विटामिन डी होता है ये सूर्य के प्रकाश से हमें सर्वाधिक डायरेक्ट रूप में मिलता है। ठीक है। और हमारे त्वचा के द्वारा इसको डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। ठीक है। तो सही तरह यहाँ पे विकल्प आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सभी दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो सभी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो आँख की क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं आकोमोडेशन। ठीक है। आकोमोडेशन कहते हैं। आकोमोडेशन मतलब आँखों से हम जो दूर की वस्तु देखते हैं उसी की जो आँख की क्षमता होती है दूर को देखने वाली वस्तु की, ठीक है, उसको हम आकोमोडेशन कहते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है। कि जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो जो हमारी आँख की क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, आकोमोडेशन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन सी है। तो देखिए, जो रेडियो तरंग होता है, ठीक है, रेडियो तरंग का जो संचरण होता है इसके लिए प्रयुक्त जो वायुमंडल की परत होती है वो आपकी आयन मंडल होती है। ठीक है, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल, ये आपके रेडियो तरंग संचरण का लिए प्रयुक्त वायुमंडल परत होती है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर जो हम किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करते हैं तो उसकी विलेयता पर यह प्रभाव पड़ता है कि वो बढ़ता है। ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विकल्प डी हो जाएगा कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता बढ़ती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। तो दोस्तों, इसमें से देखिए दो चीज़ है। एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि जब आग लगती है तो इसका प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। ठीक है। और एक है यहाँ पे ऑक्सीजन की, जो कि आग को जलने में सहायता करता है। ठीक है। जो आग जलती है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगी। ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से जो आग होती है ये जलती है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात और कि अगर जो ऑक्सीजन अगर जो हमारे वायुमंडल में ज़्यादा रहता तो सीधी बात है कि भाई आग हमेशा जहाँ तहाँ लग जाती और बुझती नहीं। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, एक समझ लीजिए कि प्रकृति ने उसको ऐसे ही रखा है कि सबका काम उसमें चल जाए। ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, आग लगेगी, इसका छिड़काव आप जहाँ तहाँ देखते हैं, इसको सिलेंडर में भर के रखे रहते हैं। ठीक है, CO2 को, कि कहीं भी आग लगे तो बुझाया जाता है। और ऑक्सीजन क्या है, तो ये आग को जलने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा आपका विकल्प। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो इसमें से तापमान का मात्रक नहीं, यानी 3 विकल्प इसमें तापमान के होंगे, मात्रक के, और एक नहीं होगा। तो सेल्सियस, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इसे ताप मापा जाता है। केल्विन भी ताप से संबंधित है, और फ़ारेनहाइट भी। ठीक है। जो आपका पास्कल है, इसमें इस विकल्प में जो पास्कल दिया हुआ है यह मात्रक है आपके दाब का। ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा कि इनमें से तापमान का मात्रक नहीं है, जो है आपका पास्कल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में कौन सी धातु है दोस्तों, तो मरकरी है आपकी। ठीक है। यहाँ जो विकल्प में आपका सी विकल्प दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जो मरकरी धातु है ये कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है। तो दोस्तों, तांबे का जो परमाणु क्रमांक है इसकी संख्या होती है 29। ठीक है, 29। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों, तो आपका 29 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। तो दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसमें टोटल विटामिन होते हैं आपके 8। ठीक है, देखिए बी, विटामिन बी है और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स अगर जो कह दिया जाए तो बी कॉम्प्लेक्स में आपके 8 विटामिन हो जाएंगे। और बी, विटामिन बी तो मान लीजिए एक ही है, ठीक है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसमें 8 विटामिन होते हैं। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हड़प्पा की खुदाई किया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। इनका पूरा नाम है, लेकिन दयाराम साहनी इनको सभी लोग जानते हैं। ठीक है, 1921 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दयाराम साहनी की हड़प्पा की खुदाई इन्हीं के माध्यम से कराई गई थी 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन था। तो देखिए सिंधु सभ्यता में जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष को माना गया है वो आपके पीपल को माना गया है। ठीक है, देखिए तब से पीपल आज तक सभी लोग जानते हैं कि सर्वाधिक ऑक्सीजन पीपल के द्वारा दिया जाता है और ये हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष आपका पीपल था। आगे बढ़ेंगे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। बात करेंगे गुलाम वंश तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था। ठीक है, और जो उसके बाद इसका अंतिम जो शासक हुआ वो शमसुद्दीन कैमूर हुआ। ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर। देखिए कैकुगा ये जो था इसकी मृत्यु हुई थी जब, ठीक है, 1280 में। ठीक है, इसकी जब मृत्यु हुई तो इसका 3 साल का बेटा जो था ये शमसुद्दीन कैमूर ये गद्दी पे बैठा, तो इसको मार के जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा शमसुद्दीन कैमूर जो कि अभी बच्चा था, इसको मार के जलालुद्दीन खिलजी जो था, ठीक है, उसने क्या किया था, खिलजी वंश की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था। तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करने का श्रेय जाता है आपको शेर शाह सूरी को। ठीक है, शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना किया था। तो सही उत्तर पे यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का जो सबसे पहला प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। ठीक है, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पे ये 1906-7 के बीच का मामला है कि उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और वहाँ पे गांधी जी बहुत ही फेमस भी हुए क्योंकि ये सत्याग्रह करके अंग्रेज़ों और वहाँ के स्थानीय लोगों में जो काले रंग का भेद विवाद था उसको समाप्त किया गया, रंग भेद। ठीक है, उसको रंग भेद बोला जाता है। ये जो रंग भेद की चीज़ें थी इसको इक्वल कराया वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही फेमस हुए गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका में। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी होगा। ठीक है, कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक उपबंध किसमें वर्णित है। तो दल बदल निरोधक उपबंध है आपके 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं जो अनुसूची है इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, दल बदल निरोधक उपबंध 10वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही झंडा समिति का जो क्वेश्चन आया तो जेबी कृपलानी। ठीक है, याद रखिएगा। तो संविधान सभा के संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे और सबसे बड़ा देश दोनों की बात कर लेंगे तो सबसे बड़ा देश हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, सबसे बड़ा देश आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया की बात करेंगे तो ठीक है चीन हो जाएगा और सबसे छोटा देश हो जाएगा इसमें मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है यह सबसे छोटा देश हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सही उत्तर यहाँ पे विकल्प आपका सी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। देखिए बैकग्राउंड में बहुत शोर होगा तो उससे आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो अंध महाद्वीप जो है वह आपके अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। सही उत्तर इस पे क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व तो भारत का कितना है? तो जनसंख्या घनत्व तो भारत का देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, ठीक है, प्रति वर्ग किमी। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। अगला क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो यह आपका सरचीप, ठीक है। देखिए सरचीप कहीं कहीं दिया जाता है, सरचीप भी कहीं कहीं दिया जाता है, ठीक है। तो बात एक ही है, सरचीप ये आपके मिजोरम राज्य में है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके देहरादून में, ठीक है। देहरादून इसका क्या हो जाएगा? विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला क्वेश्चन घुड़सवारी का खेल परिषद क्या कहलाता है? तो घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है उसको हम एरिना कहते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों दुर्गा पूजा है आपके पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्यौहार। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका विकल्प भी हो जाएगा कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया आपके शेखर कपूर को। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नंदिनी दास। सही उत्तर है आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहाँ पर जल इतिहास आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली।